हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। और आज हमारा नया टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखो, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है m1 एंड वॉल्यूम है v1। अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। ये हमने वाटर को ऐड कर दिया। तो वाटर को ऐड करने से केवल किस में चेंज होगा? एक तो उसकी मोलरिटी में और दूसरा उसके वॉल्यूम में। क्या उसके मोल में चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मोल में तब चेंज होता है जब हमने जो सॉल्यूट है उसको ऐड किया हो। अगर मान लो इसके मोल N1 हो और इसके मोल N2 हो, तो वाटर ऐड करने के बाद भी इनके मोल में, मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई भी चेंज नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर डाइल्यूशन N1 इज इक्वल टू N2। दोनों ही कंडीशन में मोल क्या है? मोल इक्वल है। और हम जानते हैं मोलेरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या हम क्या लिख सकते हैं? N इज इक्वल टू mv। तो बिफोर द डाइल्यूशन m1 v1 इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इस फॉर्मूले से हम क्या पता कर सकते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन जो मोलेरिटी है सॉल्यूशन की वो क्या हो गई है और उसका वॉल्यूम अब क्या हो चुका है। इसी टाइप से अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की तो वो भी क्या हो जाएगा? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, जैसे इसमें मोलेरिटी में मोल होते हैं वैसे ही नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने क्या ऐड किया? वाटर ही तो ऐड किया। इससे क्या किया? केवल डाइल्यूट किया। तो ग्राम इक्विवेलेंट में भी कोई चेंज नहीं होता। तो देख लीजिए आप लोग, क्लियर है? आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई अलग अलग सॉल्यूशन थे, दो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। एक की नॉर्मेलिटी N1 थी और उसका वॉल्यूम V1 था। दूसरे की नॉर्मेलिटी N2 थी और उसका वॉल्यूम V2। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? N3 और वॉल्यूम क्या होगा? V3। यह हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी और रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया? दो सॉल्यूशन को ऐड किया है। या तो दोनों किसके हो? एसिड हो स्ट्रॉन्ग, या दोनों क्या हो? स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो इन दोनों की जो EQ है, इन दोनों की क्या है? EQ, वो क्या हो गए हैं? ऐड हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? N3 V3 इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। या N3 इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V3। प्लस कब यूज करेंगे? जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो या दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर हम यहां प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करेंगे। और आगे वो क्वांटिटी आएगी
जिसके EQ ज़्यादा है। अगर एसिड के EQ ज़्यादा है तो उससे हम आगे लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। अगर बेस के EQ ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये नोट्स है आपके और इनको आप लोग लिख लो आराम से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। देखो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम याद करेंगे या हमें याद करना है। मोलेलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M। यहाँ कैपिटल M किसको डिनोट कर रहा है? मोलेरिटी को। और स्मॉल m किसको डिनोट करता है? मोलेलिटी को। ठीक है, अपॉन 1000 D मतलब डेंसिटी माइनस m मोलेरिटी इंटू MB, B का मतलब सोल्यूट, मैंने हर बार कहा है। B सोल्यूट, A सोलवेंट, S सॉल्यूशन, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। या हम इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वही आप लोग याद कर लेना। 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू D अपॉन कैपिटल M माइनस MB अपॉन 1000। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। इन दोनों में से अगर हमें कोई भी एक भी टर्म यानी कि कुछ भी हमें अगर वैल्यू पता हो तो हम दूसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम याद करेंगे। XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलेलिटी इंटू MA, A का मतलब सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन 1000। अब आप लोग जानते हो XB प्लस XA क्या होता है? हमेशा 1 होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास XA की वैल्यू नहीं है तो हम 1 माइनस XB भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, गिवन है इन क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 इज ग्रेटर देन XB, क्योंकि XA ये किसके मोल फ्रैक्शन है? सॉल्वेंट के, और XB किसके हैं? सोल्यूट के। अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है। इस कंडीशन में मैं 1 माइनस XB को अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकता हूं? 1 मान सकता हूं। इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज। और ये क्या हो जाएगा? XB, इसको हम X बोलते हैं, हम चाहे तो इसको काई से भी डिनोट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलेलिटी इंटू MA, यानी कि मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन 1000। अब बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके पहले ये होती क्या है हम इस बात को समझ लेते हैं। बच्चों H2O2 को डिकम्पोज करने पर वह O2 गैस देता है। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 लीटर H2O2 डिकम्पोजिशन पर जितने लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 30 लीटर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर H2O2 ने डिकम्पोजिशन के बाद में कितने लीटर O2 गैस को प्रोड्यूस किया है?
30 लीटर को। जैसे कि इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 10 वॉल्यूम 10V, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर H2O2 से कितने लीटर O2 गैस प्रोड्यूस हुई है? 10 लीटर। हम जो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, कंसंट्रेशन है, इसको अलग अलग टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1.7% H2O2 इक्वल होती है 17 ग्राम पर लीटर H2O2 इज इक्वल टू 1 एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 5.6 लीटर O2 एट STP इज इक्वल टू 8 ग्राम O2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ H2O2 को इनमें से किसी भी टर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो हमसे कह दें कि 10 लीटर O2 में, कितने लीटर में? 10 लीटर O2 को नॉर्मेलिटी में चेंज कीजिए, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। तो हम तो जानते हैं कि 5.6 लीटर O2 8 STP कितने के इक्वल है? 1 नॉर्मेलिटी। तो 10 लीटर कितने के इक्वल होगी? हम इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए आप लोग। क्या पूछा है हमसे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ H2O2 कितने में? 5 लीटर सॉल्यूशन विच गिव 100 लीटर O2 एट STP। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? 1 लीटर H2O2 ने कितने लीटर O2 प्रोड्यूस की। अब हमारे सामने है क्या कि 5 लीटर H2O2 सॉल्यूशन कितने लीटर O2 दे रहा है? 100 लीटर। तो 1 लीटर H2O2 कितने देगा? 100/5 यानी कि 20 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 20 लीटर। यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना है हमारे पास? 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 mH3PO3। अब हमें तो पता है कि नॉर्मेलिटी को हम मोलेरिटी से पता कर सकते हैं अगर हमें उसका क्या पता हो? वैलेंस फैक्टर। और H3PO3 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है? मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है एक, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चलते हैं। कितने H ये रिलीज कर सकता है? ओनली 2। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2। तो आंसर कितना हो गया? 3। इसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सीख लेते हैं। इफ 0.4 ग्राम NaOH present in 40 ml solution, find out molarity and molality if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। क्या गिवन है हमें? वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 0.4 ग्राम। और क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 40 ml। डेंसिटी 1.2 ग्राम। तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? मोलेरिटी। ये फॉर्मूला हमें पता है, WB/MB इंटू 1000/VmL। वैल्यू हम रख देंगे और मोलेरिटी हमारे पास कितनी आ गई? 0.25 m। अब क्या पता करना है? मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। क्या हमारे पास वेट ऑफ सोलवेंट है? नहीं, हमारे पास तो केवल क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या हम वेट ऑफ सॉल्यूशन में
कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी। और जब हमारे पास डेंसिटी और एक और वॉल्यूम हो तो हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 40, कितना मास हो गया 48 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका मास आया, सॉल्यूशन का। हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। हम जानते हैं अगर सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिया जाए तो जो वेट आएगा वो किसका होगा, अब सॉल्वेंट का। तो रख दो वैल्यू, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.21 m। इसे हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे, मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। तो वही फॉर्मूला यूज किया है मैंने। एम क्या होता है यहाँ पर, मोलेरिटी कितनी है 0.25, डी डेंसिटी, एम 0.25 वापस मोलेरिटी इंटू 40, 250 अपॉन 1200 माइनस 1, और ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, चाहे तो ये यूज करो चाहे ये यूज करो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम पढ़ेंगे कल।